हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का कंप्यूटर फॉर कोडिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो कक्षा 10th पे रहेगी। जो आपकी कक्षा 10th में चैप्टर 6 से लगा के 14 तक जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। इसके लिए मैंने दो क्लासेस बनाई है कक्षा 10th के लिए। एक आपको कल क्लास मिल गई थी और एक ये आज की क्लास है। यदि आप दोनों क्लास ले लेते हो तो कक्षा 10th के कोई भी क्वेश्चन इन क्लासेस से बाहर नहीं आएगा। और आगे की जो कल की और परसों की क्लास रहेगी उनमें अपन कक्षा 9th और 11th दोनों कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में कक्षा 12 की आपको दो क्लासेस मिलेगी और 1 से 8 आपको मुश्किल से दो क्लासेस और मिलेगी। उसके बाद यदि मेरे को लगेगा कि आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन देने चाहिए तो उसके लिए मैं अपन को मैराथन क्लास अपन और लगा देंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के बाद आपकी कक्षा 10th की कंप्यूटर साइंस की बुक कंप्लीट हो जाएगी। जो शुरू के 5 चैप्टर हैं वो संबंधित हैं आपके MS ऑफिस से, जिसमें MS वर्ड मिलेगा आपको, पावर पॉइंट मिलेगा और MS एक्सेल मिलेगा। इसके जनरली ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते नहीं है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया, रीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए मैं एक बेसिक क्लास बना दूंगा घंटे भर की, जिसमें आपके सारे के सारे जितने भी ये तीनों मैंने टॉपिक बताए इनके जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। जैसे एक रीट में एग्जाम पूछा था कि MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर यूज में लेते हैं ना, कितने प्रकार के रूलरों का उपयोग किया जाता है। उस टाइप के जो जो भी आसान क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे आज की क्लास में। जो चैप्टर 6 से लगा के 14 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। उनमें वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी बुक के पीछे के क्वेश्चन है, प्लस जो मुझे लगता था कि बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिनका स्टैंडर्ड बन सकता था आपके हिसाब से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ, देंगे कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला कथन सही नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों के तीनों तीन कथन वो सही है। देखो, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये ओपन सोर्स होता है। ये क्या होता है? ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स होता है मतलब इसे फ्री में अवेलेबल हो जाता है। देखो, पहली चीज क्या लिखी है? सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सबसे इसकी खास बात है कि सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए अपन इसमें अंदर एंटीवायरस का यूज नहीं करते, है ना। और इसमें वायरस नहीं आता। इसमें क्या आता है? वायरस नहीं आ सकता। देखो, जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट में स्कूल हैं और जो नई लैब बन रही है, कंप्यूटर की लैब बन रही है जितने भी स्कूलों में, उन सब में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। कहीं पे भी जो नई लैब बन रही है, जो पिछले 2 साल में नई लैब बनी है या फिर जो लैब अभी बनने जा रही है, सारी की सारी लैबों में आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेगा। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे हिसाब से विंडोज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आजकल जो यूज ले रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी स्कूलों में यूज हो रहा है कंप्यूटर, उन सब में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले सारे के सारे आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज, ये फ्री ओपन सोर्स है, ये मैंने बता ही दिया। इसमें कर्नल की सहायता से हार्डवेयर का उपयोग तथा संसाधनों को नियंत्रित किया जाता है। उसमें एक होता है कर्नल। इस कर्नल की सहायता से क्या करते हैं अपन? जितने भी हार्डवेयर है और जितने भी संसाधन है उनका क्या करते हैं अपन? यूज करते हैं। ये भी याद रखना है आपको ना। नेक्स्ट, अगला सवाल, लाइनेक्स का अवयव नहीं है। लाइनेक्स के इनमें से एक अवयव नहीं है, बताओ देखिए कौन सा नहीं है। तो देखो, ये मैंने बता दिया था कि इसमें एंटीवायरस की क्या है, जरूरत ही नहीं होती। तो ये इसका अवयव नहीं है ना। बाकी तीनों के तीन लाइनेक्स के कंपोनेंट है। जैसे कर्नल है जो क्या करता है आपका, कर्नल का काम है हार्डवेयर और संसाधनों का इस्तेमाल करना ना। जितने भी हार्डवेयर है आपके प्लस जितने भी संसाधन है ना, उनका इस्तेमाल करने का काम करता है। फिर होता है सिस्टम लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी रहती है, और एक होती है सिस्टम यूटिलिटीज। ये तीनों के तीनों लाइनेक्स के अवयव है। अगला सवाल, बताओ देखिए क्या आंसर आना चाहिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता में सबसे अधिक प्रचलित है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिक डिजाइन और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो उसका आंसर होगा लिनक्स। क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह आपकी बुक में पीछे से क्वेश्चन लिया गया है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले मिनी कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है? बताओ देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर भी क्या होगा? लिनक्स। ये आपको जितने भी लाइनेक्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो अपन नया गवर्नमेंट की जितने भी स्कूल्स में जो कंप्यूटर्स लगाए जा रहे हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? लाइनेक्स। तो आपको लाइनेक्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल, देखो यूटीएम का मतलब क्या है? तो देखिए यूटीएम का मतलब क्या है, कल की क्लास में अपन ने यूटीएम कवर किया था। यूटीएम का मतलब क्या है? यूटीएम का मतलब है एकीकृत खतरा प्रबंधन, है ना। यूटीएम की फुल फॉर्म क्या है? बताओ देखिए यूटीएम की फुल फॉर्म क्या है? यूटीएम की फुल फॉर्म है यूनिफाइड यूनिफाइड थ्रेड
थ्रेड मैनेजमेंट है ना, यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट है ना। ये एक तरीका क्या होता है, ये एक तरीका फायरवॉल है, एक तरीका क्या है, फायरवॉल है ना, जो कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। देखो यूटीएम में आप यूनिवर्सल पे कभी नहीं जाना, इसका मतलब होता है एकीकृत, एकीकृत खतरा प्रबंधन। अगला सवाल, रेडियो किसके अंतर्गत आता है, पारंपरिक विपणन, सामाजिक मीडिया विपणन, इंटरनेट का विपणन, और इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आगे देखो एक बार। देखो विपणन दो प्रकार के होते हैं। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट देना। जैसे मान लो किसी ने कोई नई दुकान खोली है, तो आज से पहले के समय में लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करते थे, वो क्या करते थे, अपने या तो जितने भी न्यूज़पेपर है, अखबार चल रहे हैं, अखबार में अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते थे कि हमने भाई नई दुकान खोली है, या इस जगह पे है, या फिर इसकी ओपनिंग इस दिन है। उसके बाद में क्या कर सकते थे, फिर पत्रिकाएं, जो मासिक पत्रिकाएं हैं, उनमें अपन एडवर्टाइजमेंट दे सकते थे, या फिर रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट आते थे। जो रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट आते थे वो कुछ 25 से 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट आता था किसी भी के बारे में। तो आजकल जो विपणन है, इंटरनेट से विपणन है, वो तीन प्रकार से होता है ना। ये पारंपरिक विपणन के तीन प्रकार है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और रेडियो। जो इंटरनेट पे विपणन हो रहा है, इंटरनेट पे जो मार्केटिंग हो रही है, वो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है वेब विपणन। वेब विपणन का ये मतलब है कि आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके अपने ऐड डालो। मान लो जो भी आदमी वो वेबसाइट खोलेगा तो आपका ऐड उसको देखने को मिलेगा। एक है ईमेल विपणन, आप बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजो और अपनी मार्केटिंग करो, अपना एडवर्टाइजमेंट करो। एक है सामाजिक मीडिया विपणन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सामाजिक मीडिया से मतलब है कि मान लो आप फेसबुक से ऐड कर रहे हो, या फिर ट्विटर से ऐड कर रहे हो, है ना, या फिर आप इंस्टाग्राम से ऐड कर रहे हो, इन सबको क्या बोला जाता है, सामाजिक मीडिया विपणन। अब देखो इस सवाल का जवाब दो, रेडियो किसके अंतर्गत आता था, पारंपरिक विपणन के, सामाजिक मीडिया विपणन के, या इंटरनेट के। तो किसके आता था, पारंपरिक विपणन का एक प्रकार है। आपकी बुक में दो तरह के विपणन दे रखे हैं, एक है पारंपरिक विपणन और दूसरा है इंटरनेट विपणन। अगला सवाल, फेसबुक किसके अंतर्गत आता है, बताओ किसके अंतर्गत आएगा, पारंपरिक में आएगा, सामाजिक मीडिया में आएगा, इंटरनेट में आएगा। तो किस में आएगा, सामाजिक मीडिया में आएगा। यदि सामाजिक मीडिया नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो फिर आप किस पे क्लिक कर सकते हो, इंटरनेट पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन कौन सा है, सामाजिक मीडिया विपणन। ये आपकी बुक के पीछे के क्वेश्चन है। अगला सवाल अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए अगला क्वेश्चन, ओपन ऑफिस क्या है, बताओ देखिए ओपन ऑफिस क्या है। ओपन ऑफिस क्या है, ये एक ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है। क्या है, ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है। इसकी खास बात ये है कि ये ओपन सोर्स है। ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है, इसका मतलब क्या है, ये फ्री में मिल जाएगा। ये क्या है, फ्री में अवेलेबल रहता है ना। ओपन सोर्स का क्या मतलब है, फ्री में अवेलेबल है। हाँ, जितने भी कंप्यूटर लग रहे हैं, पहले चीज मैंने बताई अभी कि आपको, कि जो राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर लग रहे हैं, उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में हो रहा है, वो हो रहा है लाइनेक्स। और लाइनेक्स के साथ में जितने भी आपको ओपन सोर्स जो ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है, ओपन ऑफिस। कौन सा यूज में हो रहा है, ओपन ऑफिस। तो देखो आपको वहां पे एमएस वर्ड नहीं मिलेगा, एमएस वर्ड की जगह क्या मिलेगा, राइटर मिलेगा। क्या मिलेगा, राइटर नाम का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जिस जो सेम काम करेगा एमएस वर्ड की तरह। दूसरी चीज, वहां पे आपको पीपीटी नहीं मिलेगा, प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी बनाते हैं ना, उसकी जगह क्या मिलेगा आपको, इंप्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा, इंप्रेस मिलेगा। ये लगभग सिमिलर हैं, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, लेकिन इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे इनके जितने भी फाइल एक्सटेंशन रहते हैं ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, वो ओडीटी रहते हैं। क्या रहते हैं, उसके पीछे क्या मिलेगा आपको, डॉट ओडीटी मिलेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि ओपन ऑफिस क्या है, ओपन ऑफिस क्या है, ऑफिस सूट का एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स से मिलता है, मतलब फ्री में मिलता है। नेक्स्ट, वीओआईपी का पूरा नाम क्या है, बताओ देखिए वीओआईपी का पूरा नाम क्या है। वीओआईपी का पूरा नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। जो भी आप इंटरनेट की सहायता से, जैसे आप कॉलिंग ऑडियो कॉल कर रहे हो या फिर वीडियो कॉल कर रहे हो, वो किसके अंडर आते हैं, वीओआईपी के अंडर आते हैं। और इसका एग्जांपल है स्काइप। इसका एग्जांपल क्या है, स्काइप, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, एफटीपी का पूरा नाम क्या है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताओ देखिए एफटीपी का पूरा नाम क्या है। एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला, एफटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ एफटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए, वेब पेज देखने के लिए, फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए, चैटिंग करने के लिए। तो एफटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है, फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, एफटीपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है, बताओ देखिए एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है। एसएमटीपी का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है। ये किस में यूज हो रहा है, मेल में यूज हो रहा है। किस में यूज हो रहा है, मेल।
मेल का मतलब है अपन ईमेल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, ईमेल में यूज होता है एसएमटीपी। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देखो ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, एसएमटीपी। इसकी एसएमटीपी जो अभी अपन ने फुल फॉर्म देखी थी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, ईमेल प्राप्त करने के लिए, एक तो ईमेल भेजने के लिए, दूसरा होता है ईमेल प्राप्त करने के लिए। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेंगे, बताओ देखिए। उसके लिए अपने पास दो प्रोटोकॉल है, एक है POP3 और दूसरा कौन सा है, IMAP। POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का मतलब क्या है, ये कौन से वर्जन की बात कर रहा है, वर्जन 3। और IMAP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल। देखो देखिए आगे, उससे पहले ये देखो ईमेल भेजने वाले में देखो मान लो आपके पास एक ईमेल आईडी है और आपको किसी दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजना है। मान लो आपने जो ईमेल आईडी बना रखी है वो जीमेल पे बना रखी है, और जीमेल का एक क्या सर्वर होगा, सर्वर का मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, जितने भी लोग जीमेल पे आईडी बना रखे हैं सारे के सारे मेल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आप हो जिसको जिसने मेल भेजना है, और ये वो बंदा है जिसको आप मेल भेजना चाहते हो। तो होगा क्या, सबसे पहले आप मेल, जो भी मेल भेजोगे वो आएगा इसके सर्वर के पास, किसके पास आएगा, सर्वर के पास आएगा। ठीक है, तो ये यहां तक लाने का काम कौन करेगा, एसएमटीपी करेगा। कौन काम करेगा, एसएमटीपी करेगा। फिर मान लो जिस बंदे को मेल भेज रहे हो वो भी सेम सर्वर यूज में ले रहा है, मान लो ये किसका सर्वर है, जीमेल का सर्वर है। ठीक है, इस सर्वर से इसके पास जाएगा, यहां तक ले जाने का काम कौन करेगा, POP3 या फिर IMAP काम करेगा। आया चीज समझ में कैसे हो रहा है काम। अब दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो ये आपको तो ईमेल भेजना है, ये वो बंदा है जिसको ईमेल प्राप्त करना है ना, जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हो। आपकी जो मेल आईडी है वो जीमेल पर है, और इसकी जो मेल आईडी है वो याहू पर है। ऐसा मान ले तो बहुत सारे मेल होते हैं ना, इसकी मेल आईडी याहू पर है, तो कहीं ना कहीं पे जीमेल का सर्वर होगा, मतलब जीमेल का बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा। और यहाँ पे एक और सर्वर बन रखा है, ये भी क्या है, सर्वर है। ये सर्वर किसका है, याहू का है, और ये किसका सर्वर है, जीमेल का सर्वर है। तो देखो आपने जैसे ही मेल भेजा तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो मेल है वो यहाँ पे आएगा, और यहां तक ले जाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है अपने पास, कौन सा प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी। यहां तक पहुंचा देगा, सर्वर तक पहुंचा देगा। फिर अगले सर्वर तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, एसएमटीपी करेगा। कौन काम करेगा, एसएमटीपी करेगा। और इस सर्वर से यहां तक जिसको मेल पहुंचना है, यहां तक पहुंचाने का काम करेगा POP3 या फिर IMAP। ये आपको याद रखना है, इससे अच्छा क्वेश्चन मेल में आपसे आपके नहीं बनेगा। अगला सवाल देखो, टेलीनेट का मुख्य उपयोग क्या है, बताओ देखिए, टेलीनेट का मुख्य उपयोग क्या है। टेलीनेट का मुख्य उपयोग किया जाता है रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए। जो दूरस्थ कंप्यूटर रहते हैं, जहाँ पे मान लो कि किसी विलेज या फिर रिमोट है या फिर बहुत दूर है और उसमें एक दो कंप्यूटर है, तो उनको एक्सेस करने के लिए अपन कौन सा प्रोटोकॉल को यूज में लेते हैं, टेलीनेट को यूज में लेते हैं। लेकिन आजकल इसका यूज बहुत कम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटीज इश्यूज की वजह से, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज कुछ फॉल्ट है इसमें, जिनकी वजह से सिक्योरिटीज होल्स की वजह से इसको यूज में अब नहीं ले रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी होल्स का मतलब ये है कि इसमें मतलब अब बहुत ज्यादा जो हैकर्स हैं वो इसको टारगेट करने लगे। लेकिन इसको यूज किस लिए देते हैं, रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए। अगला सवाल, संचार के समय एसएमटीपी उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर क्या है। देखो अपन एसएमटीपी को यूज किस लिए करते हैं, एसएमटीपी को यूज किस लिए कर रहे हैं, ईमेल भेजने के लिए। तो हर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है, क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। और इसका प्रोटोकॉल का, एसएमटीपी का प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, 25 है। अगला सवाल देखो उससे पहले एक चीज देखो, जैसे आपने अभी जितने भी प्रोटोकॉल्स वगैरह देखे, ईमेल के बारे में 6-7 क्वेश्चन देखे, उन सबको आप एक जगह कलेक्ट कर लो कि अपने ईमेल के बारे में क्या क्या देखा है। देखो सबसे पहली चीज कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं, एसएमटीपी। तो आपको एसएमटीपी की फॉर्म पता होनी चाहिए। फिर ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल को यूज ले रहे हैं, POP3 और IMAP। इनकी फुल फॉर्म आपको प्राप्त होनी चाहिए, और उनका यूज पता होना चाहिए कि IMAP किस लिए काम में आता है ना, ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज में लिया जाता है। अगली चीज आपको एक पोर्ट नंबर बताएगी, एसएमटीपी का कोई पोर्ट नंबर भी होता है, और जिसकी संख्या क्या है, 25। पोर्ट नंबर क्या होगा, 25 होगा। तो ईमेल के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने एक जगह, मान लो अभी 5 क्वेश्चन बने, तो 5 क्वेश्चनों को एक जगह रख लिया।
फिर मान लो कहीं और सोर्स से आपको पता चला कि ईमेल पे 3-4 क्वेश्चन और बन रहे हैं, तो उन तीनों को इकट्ठा कर लिया। हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके दिमाग में चलने चाहिए जब भी आप मतलब वो करो या फिर कहीं पे भी घूमने जाओ। जैसे आप कोशिश करो कि ईमेल से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए। तो एक सजेशन है कि जिस हिसाब से मतलब एग्जाम का आजकल लेवल बढ़ गया है, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। तो क्या किया करो कि अपने दिमाग में वो सवाल चलाया करो जो आपने पढ़ा है पिछले आधे 1 घंटे में, कितना पढ़ा है, आप बैठो शांति से और फिर जो चीज भी आपने पढ़ी है उसको दिमाग में चलाया करो कि अच्छा ठीक है मैंने ये पढ़ा है, और उसको समराइज रूप में याद किया करो। चलो अगला सवाल। हाँ सॉरी, डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है बताओ। देखिए डीएसएल की फुल फॉर्म क्या है। डीएसएल की फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। बहुत बार आपको एडीएसएल भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एडीएसएल। ठीक है, ए का मतलब है यहाँ पे एसिमेट्रिक। क्या मतलब है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, इसको असममित भी बोला जाता है ना, ये छोड़ो, एसिमेट्रिक याद रखना ना। एडीएसएल को क्या है, एसिमेट्रिक। डीएसएल मतलब क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे देखो डीएसएल का काम क्या है, डीएसएल की क्या विशेषता है बताओ। देखिए डीएसएल की क्या विशेषता है। डीएसएल की विशेषता है इंटरनेट और टेलीफोन दोनों क्या है, एक साथ चल सकते हैं। इंटरनेट और टेलीफोन किसमें एक साथ चल सकते हैं, वो है डीएसएल में। जैसे अभी मैंने बताया था एडीएसएल है ना, तो एडीएसएल एडीएसएल में फर्क क्या आएगा, जो आपकी इंटरनेट की स्पीड रहेगी, डाउनलोड की स्पीड रहेगी, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मिलेगी एडीएसएल में, डीएसएल की बजाय। अगला सवाल। देखो बहुत सारी टर्म आप जैसे आजकल इंटरनेट चला रहे हो तो आपको पता ही है अपलोड का मतलब क्या होता है। अपलोड का मतलब होता है कि कोई भी डेटा आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे डाल रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, अपलोड बोला जाता है। एक है डाउनलोड। डाउनलोड का मतलब है कि इंटरनेट से जो भी डेटा है वो आपके कंप्यूटर में आ रहा है या आपके फोन में आ रहा है, उसको क्या बोला जाता है, डाउनलोड बोला जाता है। देखो डेटा अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजना वो होता है अपलोड, और डाउनलोड का मतलब है आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जो डेटा प्राप्त हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोड बोलते हैं। सबसे खास बात, अपलोड और डाउनलोड में कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, एफटीपी प्रोटोकॉल को यूज मिलते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना है। देखो एफटीपी दो क्वेश्चन बन गए, पहला 3 क्वेश्चन बन गए। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहाँ पे यूज होता है ये, दो कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरण करने के लिए। और कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे अपन अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करते हैं वहां पे भी एफटीपी का यूज करते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा माध्यम का एक प्रकार है बताओ। देखें कौन सा माध्यम का प्रकार है, ये आपको आना चाहिए। कौन सा माध्यम का प्रकार है, निर्देशित माध्यम। देखो माध्यम का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो डिवाइस है, इनके बीच कुछ भी डेटा भेजना है ना, मान लो ये चीज भेजनी है, डेटा भेजनी है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई तो रास्ता होगा इनको जोड़ेगा, जो डेटा जिसके अंदर से जाएगा या फिर जहां से जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, माध्यम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माध्यम बोला जाता है। और मैंने बताया था कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं ना, एक होता है वायर्ड। पहला क्या होता है, वायर्ड मतलब किसी न किसी केबल से दोनों कंप्यूटर जुड़े होंगे। दूसरा रहेगा वायरलेस। क्या रहेगा, वायरलेस। वायरलेस का मतलब है बिना केबल के जुड़े हुए रहेंगे, जैसे ब्लूटूथ से जुड़ गए या फिर वाईफाई से जुड़ गए। तो मैंने वायर्ड माध्यम को ही क्या बोला जाता है, निर्देशित माध्यम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निर्देशित माध्यम बोला जाता है। और वायरलेस को बोला जाता है अनिर्देशित माध्यम। क्या बोला जाता है, अनिर्देशित माध्यम। आपको कमेंट में करना है कि वायर्ड कितने प्रकार के, वायर्ड में कौन कौन से 3 भाग है ना, वायर के कोई 3 भाग हैं जो मैंने बताए थे, और वायरलेस के भी कितने भाग हैं, 3 भाग है। आपको पता करके बताना है कि वायर्ड के कौन कौन से, कमेंट करना। देखो वायर्ड के कौन कौन से 3 भाग हैं, ट्विस्टेड पेयर आता है उसमें, को एक्सेल केबल आती है ना, और एक ऑप्टिकल फाइबर आता है। और वायरलेस के 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो रेडियो तरंगे आएगी, और एक इंफ्रारेड तरंगे आएगी जिनको अवरक्त तरंगे भी बोला जाता है, और एक माइक्रो तरंगे आएगी। अगला सवाल, MIME का पूरा नाम क्या है बताओ। देखें MIME का पूरा नाम है, MIME का पूरा नाम है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और मल्टीपर्पज को बहुउद्देश्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहुउद्देश्य। जिसके उद्देश्य एक से ज्यादा हो उसको क्या बोला जाता है, बहुउद्देश्य। देखो मान लो आप किसी को मेल कर रहे हो, जब मेल में आप सिर्फ टेक्स्ट लिखो, मतलब सिर्फ टेक्स्ट लिखो का मतलब, टेक्स्ट लिखने का मतलब है कि आप उसमें या तो फोटो वगैरह ऐसा कुछ नहीं डालो, तो टेक्स्ट लिखो। तो उस समय किसका यूज होता है, एसी का यूज होता है। किसका यूज होता है, एसी का यूज होता है। मान लो आपको मेल करना है, लेकिन आपको मेल में फोटोज भी डालने हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट डालना है, जैसे आपको पीडीएफ फाइल भी डालनी है, वर्ड फाइल भी डालनी है, या फिर कोई वीडियोज भी डालना है, तो उस समय किसका यूज करते हैं, उस समय अपन MIME का यूज करते हैं। जब अपन मेल में मेल के साथ अपन फोटोज अटैच करना चाहें या फिर वीडियो डालना चाहिए, फिर फाइल डालना चाहिए, तो अपन किसका यूज करते हैं, MIME का यूज करते हैं। अगला सवाल, प्रथम ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था बताओ। देखें ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर था जिसमें पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया।
वो कौन सा था? एयरवाइज। इसका आंसर क्या होगा? एयरवाइज। अगला सवाल, पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर बनाई गई थी? बताओ देंगे, ये आपकी बुक का सवाल है कि पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली किस पे बनाई गई थी, बताओ क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा प्लेटो। क्या होगा? प्लेटो। और आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि उसका नाम क्या था, ऑनलाइन चैट प्रणाली का नाम क्या था। ये मैं नहीं बता रहा अभी, आपको बताना है कि उसका नाम क्या था। अगला सवाल, पहली लोगों के लिए या फिर जनता के लिए उपलब्ध चैट प्रणाली कौन सी थी? जैसे लोगों के लिए मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी चैट प्रणाली बना रहा है, मान लो मैंने एक चैट प्रणाली बनाई है कि जिसमें दो लोग आपस में चैट कर सकते हैं, तो शुरू में वो लोगों के लिए नहीं खोली जाती या फिर उसको मार्केट में नहीं लाया जाता, उसको यूज किया जाता है। मान लो एक कंपनी यूज करिए, अपने अंदर के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए यूज करिए, या फिर उसको थोड़े बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। लेकिन जब पहली बार जनता के बीच में यूज किया जाता है तो आपको ये पूछा गया कि वह पहली चैट प्रणाली कौन सी थी जो जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी। बताओ इसमें क्या आंसर होगा? इसका है कॉम्प्यू सर्वर सीबी। क्या नाम है? कॉम्प्यू सर्वर सीबी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक प्रसिद्ध ईमेल सेवा है? बताओ देंगे, इनमें से कौन सी ईमेल सेवा है जिसे आप ईमेल भेज सकते हो? वो क्या है? आउटलुक। क्या है? आउटलुक। देखो, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, है ना, वो सबसे ईमेल भेजने के लिए किसका यूज करती है? आउटलुक का यूज करती है। यदि आप किसी को पूछो जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, वो बताएगा कि सबसे ज्यादा जीमेल का वहां पे बहुत रेयर यूज होता है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? आउटलुक का यूज किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक मेल सेवा का प्रकार है? देखो, मेल सेवा किसका प्रकार पूछा है आपको? मेल सेवा का प्रकार। बताओ देखिए क्या होना चाहिए। यदि आंसर नहीं मिल रहा है तो अपन पहले आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे। देखो, ईमेल सेवाएं तीन प्रकार की होती है। पहली होती है वेब आधारित सेवाएं। वेब आधारित सेवाओं में क्या क्या मिलेगा आपको? जीमेल मिलेगा, देखो आउटलुक मिलेगा, या फिर याहू मिलेगा, रेडिफ मिलेगा। इन वेब सेवाओं में ये वेब आधारित सेवाएं होती है, ठीक है। दूसरी होती है पीओपी 3 मेल सेवा। देखो, पीओपी 3 अपन ने पहले भी पढ़ा था। पीओपी 3 किस लिए काम आता है? मेल को प्राप्त करने के लिए काम आता है। और आईएमएपी किसके लिए प्राप्त, किस लिए यूज होता है? ईमेल को प्राप्त करने के लिए। ईमेल सेवाएं तीन प्रकार की होती है। पहली होती है वेब आधारित वेब सेवाएं, दूसरी होती है पीओपी 3 मेल सेवा, और तीसरी होती है आईएमएपी मेल सेवा। देखो, पीओपी मेल सेवा में क्या होता है कि आपके पास जैसे ही मेल आया सर्वर से, तो सर्वर से वो मेल क्या है, अपने आप वहां से हट जाएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड एंड डिलीट आधारित ये प्रणाली है। उसके बाद में आईएमएपी। आईएमएपी इससे पीओपी 3 से क्या है, ज्यादा एडवांस है। इसमें क्या होगा कि मान लो आपने मेल आपके पास आ गया है सर्वर से, लेकिन वो मेल फिर भी सर्वर पर रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपके पास मान लो आप एक ईमेल आईडी को 5-6 जने यूज कर रहे हो, तो सबको क्या हुआ है, मेल मिलेगा। इसमें क्या है, सर्वर पे मेल आता है वो डिलीट नहीं होता है। अब देखो वापस पहले क्वेश्चन पे आओ। निम्न में से कौन सा एक मेल सेवा का प्रकार है? संदेश आधारित प्रकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट मेल ये भी नहीं है। प्रोक्सी आधारित ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा? वेब आधारित मेल। नेक्स्ट, निम्न सॉरी, निम्न में से कौन सा केस सेंसिटिव है? निम्न में से कौन सा केस सेंसिटिव है? ईमेल आईडी, ईमेल पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों, या दोनों नहीं? तो सबसे पहले ये देखो, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी दोनों बराबर नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? केस सेंसिटिव। और मान लो कोई केस इनसेंसिटिव है ना, केस इनसेंसिटिव है, उसका मतलब ये होता है कि उसमें बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी क्या होती है, दोनों बराबर होती है। जैसे मान लो मेरी मेल आईडी है abc@gmail.com, ठीक है, और इस मेल आईडी के पासवर्ड है abc123, ठीक है। तो देखो, मैंने ये ईमेल आईडी लिखी और ये पासवर्ड लिखा, तो मेरा ईमेल ओपन हो जाएगा। मान लो गलती से मैंने इस एबीसी की जगह बड़ा एबीसी लगा दिया, abc@gmail.com, ठीक है। फिर मैंने सेम पासवर्ड लगाया, abc123। तो इस केस में क्या होगा, मेरा मेल ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईमेल आईडी रहती है वो केस सेंसिटिव नहीं रहती। इसका मतलब छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी आप चाहे किसी में भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि पासवर्ड है, यदि आपने बड़ी एबीसीडी लगाया तो आपको बड़ी एबीसीडी का ही ए यूज करना है, छोटी एबीसीडी का बी लगाया तो छोटी एबीसीडी का बी यूज करना है। तो इनमें से केस सेंसिटिव कौन सा है? पासवर्ड केस सेंसिटिव है, जबकि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती। ये आपको याद रखना है। अगला देखो, ये है, ये मेरा, मैंने फोटो लिया है अपने जीमेल से। देखो, इसमें एक सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक पेन टाइप का मिलेगा। इसको बोला जाता है कंपोज। क्या बोला जाता है? कंपोज। इसका यूज क्या है? मेल भेजने के लिए। जब भी आपको नया मेल भेजना हो, नया मेल भेजना होगा आपको, सबसे पहले आप कौन से ऑप्शन पे क्लिक करोगे? कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करोगे।
देखो जैसे आपने कंपोज ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपकी एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। देखो ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखा है टू। टू में आपको जिस आदमी को मेल भेजना उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपन को? एड्रेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद में देखो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप मेल भेज रहे हो। उसके बाद में आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हो मेल के अंदर, वो आप इसको मेल की बॉडी बोला जाता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे भी एड्रेस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा है बीसीसी। बीसीसी में क्या लिखा जाएगा? बीसीसी में भी आपके एड्रेस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एड्रेस लिखा जाएगा। वापस देखो, इन तीनों में एड्रेस लिखा जाएगा। लेकिन टू का मतलब होता है जिस आदमी को अपन मेल भेजना चाहते हैं, जो एग्जैक्ट आदमी है उसका मेल एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। सीसी का मतलब ये है कि इस आदमी को भी मेल मिलेगा, लेकिन इसको ये वो पर्सन नहीं है जो उस मेल का उत्तर देगा मेरे को। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? देखो जैसे मान लो मेरे पास एक कंपनी है और कंपनी में इस तरीके से लोग हैं। सबसे ऊपर मान लो मेरी पोस्ट है और मेरी पोस्ट के बाद में दो लोगों की और पोस्ट है और उसके बाद में कुछ पोस्टें बना रखी है। ठीक है, अब ये आदमी जब किसी को भी मेल करेगा, मान लो इसको मेल करेगा, तो जवाब इसको देना है, लेकिन मेरे को किस में रखेगा? सीसी के अंदर रखेगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। मेरे को पता चल जाएगा कि इस आदमी ने इसको मेल भेजा है इस जवाब को पूछने के लिए। मान लो ये समय पे जवाब नहीं देता है तो मैं उसका मेल को रिप्लाई कर सकता हूं कि आप उसका जवाब दो। अरे समझ में? दूसरी होती है बीसीसी। बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद में देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं अटैचमेंट। यहाँ पे इसको दिख रहा है ना, ये होती है पेपर क्लिप। इसको क्या बोला जाता है? पेपर क्लिप का चिन्ह दिख रहा है आपको? ये अटैचमेंट के लिए, मान लो आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हो मेल के साथ, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। आगे देखो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। मेल की कॉपी जिसको भेजनी है उसका मेल एड्रेस लिखा जाता है। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखो देखना होगा क्या, मान लो टू है, टू में ए आदमी को मेल भेजना है ना, और सीसी में मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स और वाई। दो आदमी लिख दिया एक्स और वाई। ठीक है, इसका मतलब ये होगा जैसे ही मेल ए को पहुंचेगा तो ए को भी पता रहेगा कि ये मेल एक्स और वाई को साथ में भेजा गया है। ठीक है, जैसे दूसरा केस लेते हैं, टू को मेल भेजना है, ए को मेल भेजना है, लेकिन मैंने सीसी की जगह बीसीसी ले लिया और बीसीसी में क्या लिख दिया? एक्स और वाई। तो जैसे ही ए को मेल आएगा, उसको ये पता नहीं रहेगा कि ये मेल और बाकी किन किन लोगों को पहुंचा है। उसको ये नहीं पता रहेगा कि ये एक्स और वाई को भी मेल पहुंचा। ये होता है सीसी और बीसीसी में फर्क। अगला सवाल, जीमेल में एक ईमेल में अधिकतम अटैचमेंट साइज कितना? अभी दिखाया था ना अटैचमेंट का ऑप्शन रहता है। बताओ देखें मैक्सिमम अटैचमेंट साइज क्या रहती है इसकी, जीमेल की। अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप इसमें फोटोज भी डाल सकते हो, आप इसमें वीडियोज भी डाल सकते हो। मैक्सिमम साइज क्या होती है इसकी? बताओ मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है इसकी? मैक्सिमम साइज होती है इसकी 25 MB। क्या है? 25 MB। मान लो 25 MB से बड़ा आपके पास डेटा है या फिर बड़ी फाइल है तो क्या यूज में लेंगे? बताओ। अगला सवाल है यही, अगर अटैचमेंट 25 MB से अधिक है तो जीमेल क्या विकल्प देता है? का कोई बताओ उत्तर। इसका विकल्प देता है जीमेल गूगल ड्राइव के माध्यम से शेयर करने का विकल्प देता है। यदि आपके पास मान लो कोई फाइल है बड़ी जो 50 MB की फाइल है, तो आप जीमेल से नहीं भेजोगे। जैसे आप जीमेल से भेजोगे तो जीमेल बोलेगा कि ये फाइल जीमेल के द्वारा आप नहीं भेज सकते। यदि आपको यही फाइल भेजनी है तो आप गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हो। गूगल ड्राइव एक सर्विस है, गूगल की सर्विस होती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपकी बुक्स में दे रखे हैं। देखो एक लिस्ट बना रखी है मैंने, ये 7 एंटीवायरस आपकी बुक में दे रखे हैं, तो आपको एक बार नजर घुमानी है इन पे क्या क्या नाम है। जैसे क्लिप हिल एंटीवायरस है, नोर्टन एंटीवायरस है। अब देखो पुराने वाले क्वेश्चन पे, पहले वाले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है? तो इनमें कौन सा एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है? क्विक हिल। क्विक हिल एक प्रकार का क्या है? एंटीवायरस है। अगला सवाल, वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बताओ देखिए वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वायरस शब्द दिया गया था फेड कोहेन के द्वारा। किसके द्वारा? फेड कोहेन के द्वारा। और 1985 में ये शब्द दिया था। सबसे पहले वायरस शब्द का किसने दिया था? फेड कोहेन ने दिया था। अगला सवाल, कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं? मान लो कि आप नया लैपटॉप खरीदते हो या फिर नया कंप्यूटर लाते हो, तो आप कौन कौन से उपाय कर सकते हो जिनसे आपका कंप्यूटर में वायरस नहीं आए? तो देखो कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ये पांचों के पांचों आप उपाय कर सकते हो। ऐसा आपका परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं या फिर कौन कौन से उपाय नहीं है। जैसे आप अपने अंदर कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो, एंटीवायरस डाल सकते हो, या फिर एंटी स्पाईवेयर भी डाल सकते हो। आप जटिल पासवर्ड रख सकते हो अपनी जीमेल आईडी या फिर जितनी भी आप सोशल मीडिया पे आईडी बनाते हो जैसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम हो गया, उनके ऐसे पासवर्ड जो दूसरा प्रेडिक्ट नहीं कर पाए।
है ना। आप ब्राउजर में जितनी भी सुरक्षा सेटिंग्स होती हैं उनको आप चेक कर सकते हो और उनको आप लगातार अपडेट कर सकते हो। ये पांचों के पांचों ऑप्शन सही है। अगला सवाल, ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है? बताओ, देखिए ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है? ब्लूटूथ, पहले ये आपको बताना है कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क बनाता है। पेन बनाता है, लेन बनाता है, फिर मेन बताना। देखो ब्लूटूथ कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क बनाता है? पेन बनाता है। किस प्रकार का नेटवर्क बनाता है? पेन। पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक ब्लूटूथ से, मान लो ये ब्लूटूथ से कितनी डिवाइस अधिकतम कनेक्ट हो सकती है, जुड़ सकती है? 60 डिवाइस। ठीक है, और इसको पूरे के नेटवर्क को जो ब्लूटूथ बनाता है इसको क्या बोला जाता है? पिकोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिकोनेट। अगला सवाल, ब्लूटूथ का IEEE मानक कौन सा है? बताओ, देखिए ब्लूटूथ का IEEE मानक कौन सा है भाई? ब्लूटूथ का IEEE मानक है 802.15.1। ये आपको याद रखना है। बहुत सारे IEEE मानक होते हैं, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है उनको IEEE मानक दिए जाते हैं। जो ब्लूटूथ का IEEE मानक है वो 802.15.1 है। अगला सवाल, आधुनिक वाईफाई में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी उपयोग में होती है? बताओ, देखिए वाईफाई में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज में होती है, और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको बताना है, और वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड क्या है वो भी आप लोगों को बताना है। देखो वाईफाई, जो आधुनिक वाईफाई है उनमें कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज में होती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। पहला तो आंसर ये हो गया। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। क्या है फुल फॉर्म? वायरलेस फिडिलिटी। इसके लिए IEEE स्टैंडर्ड है 802.11। क्या है IEEE स्टैंडर्ड? 802.11। अभी अपन ने पढ़ा था 802.15.1। ये किसके लिए यूज में होता है? ब्लूटूथ के लिए यूज में होता है। अगला सवाल, DHCP का पूरा नाम क्या है? बताओ, देखिए DHCP का पूरा नाम क्या है? DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखो DHCP होता क्या है? वैसे मैं बताऊं DHCP क्या होता है कि जैसे आप इंटरनेट से आपने कोई कंप्यूटर जोड़ा या फिर कोई भी लैपटॉप जोड़ा है, तो हर इंटरनेट से जुड़ने वाले कंपोनेंट को क्या है? एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो ये आईपी एड्रेस देने का काम कौन करता है? DHCP करता है। बस इतना सा याद रखो कि आईपी एड्रेस देने का काम करता है DHCP करता है। DHCP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर डिवाइस को अपने आप आईपी एड्रेस या फिर दूसरी जरूरी नेटवर्क सेटिंग्स असाइन करता है, जिसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़े। तो एक तो आईपी एड्रेस देगा, उसके बाद में नेटवर्क में बहुत सारी अलग सेटिंग्स भी होती है, जैसे सबनेट मास्क होता है ना, डिफॉल्ट गेटवे होता है, या फिर डीएनएस सर्वर होता है। ये सारी की सारी काम कौन करता है? ये करता है DHCP। अगला सवाल, प्रोक्सी सर्वर क्या होता है? देखो प्रोक्सी सर्वर क्या होता है? प्रोक्सी सर्वर आपकी बुक में ये टॉपिक दे रखा था, तो मैंने सोचा इसके बारे में 2-4 लाइन लिख दूं। प्रोक्सी सर्वर आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच की एक लेयर की तरह काम करता है। मान लो ये आप हो, है ना, ये आपका कंप्यूटर है और ये इंटरनेट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपके पास क्या रहेगा? ये रहेगा प्रोक्सी सर्वर। क्या रहेगा? प्रोक्सी सर्वर। ठीक है, आगे देखो, जो आपका असली आईपी एड्रेस छिपा देगा ना। मान लो आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना है, तो सबसे पहले आप कहां पे जाओगे? सर्वर पे जाओगे, और सर्वर क्या जाएगा? उस वेबसाइट पे जाएगा। तो उस वेबसाइट को आपका असली एड्रेस, आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। किसका एड्रेस मिलेगा? प्रोक्सी सर्वर का एड्रेस मिलेगा। और ऑनलाइन प्राइवेसी बेहतर बनाता है। इससे क्या होती है? आपकी ऑनलाइन जितनी भी प्राइवेसी है वो क्या होती है? अच्छी होती है, क्योंकि आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं मिलता है। यह आपकी रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर के जरिए भेजता है, जिससे सिक्योरिटी, गुमनामी और कंट्रोल मिलता है। ये होता है प्रोक्सी सर्वर, जो आपके और इंटरनेट के बीच में रहता है। अगला सवाल, IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? बताओ, देखिए IPv4 एड्रेस, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे कोई भी चीज जो भी मतलब इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, चाहे फोन कनेक्ट हो रहा है, चाहे कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है, चाहे लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है, तो उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक होता है IPv4, हाँ, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। वी का मतलब है वर्जन 4, वी का मतलब है यहाँ पे वर्जन 6। बताओ IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? इसकी होती है 32 बिट की लंबाई होती है, 32 बिट का होता है। अगला देखो, ये एक मैंने IPv4 का एक रैंडम एड्रेस लिख रखा है। देखो टोटल 32 बिट होगी, ठीक है, तो मैंने इसको 4 भागों में बांट लिया। आईपी एड्रेस कितने भागों में बटा रहता है? 4 भागों में, 1, 2, 3 और 4, है ना। भाग कितने हो गए इसके? 4। भाग कितने हो गए? 4। भाग को क्या बोला जाता है? ऑक्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्टेट। आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं आपको बताना है? 4। उसके बाद में देखो, प्रत्येक भाग दूसरे भाग से कोमा लगी हुई ना बीच में, तो सेपरेटर कौन हुआ जो इनको अलग कर रहा है? सेपरेटर। सेपरेटर के रूप में किसको यूज में लेते हैं अपन? कोमा को यूज में लेते हैं। किसको यूज में लेते हैं? कोमा को यूज में लेते हैं, ऐसे डॉट को यूज में लेते हैं। उसके बाद में देखो,
जैसे यहाँ पे 192 संख्या है, तो इसमें जो संख्या आएगी प्रत्येक ऑक्टेट में संख्या, वो कहां से कहां तक आ सकती है, वो कोई भी संख्या आ सकती है, 0 से लेकर 255 तक कोई भी संख्या आपको मिल सकती है। ये तीन चीजें आपको इसके साथ याद रखनी है कि आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, और 32 बिट को 4 भागों में तोड़ा जाता है। तो 4 भागों में तोड़ा जाएगा तो प्रत्येक कितने का हो गया, 8 बिट का हो गया। उसके बाद में देखो हर भाग को अलग करने के लिए अपन किसको यूज में लेते हैं, कोमा को यूज में लेते हैं, और प्रत्येक भाग में 0 से 255 तक संख्या आ सकती है। अब देखो मैं एक IP4 एड्रेस लिखा हूं, आपको बताना है सही है गलत है। मैंने लिखा है 120.157.110.260, बताओ ये सही है गलत है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक ऑक्टेट में संख्या है वो 0 से लगा के 255 तक ही आएगी, जबकि इसमें 255 से क्या है, ज्यादा आ रही है, तो ये IP4 क्या हो गया, गलत हो गया। अगला सवाल। हाँ एक चीज और, इसमें जो संख्या यूज में ली जाती है वो है डेसिमल संख्या। कौन सी संख्या, डेसिमल संख्या प्रणाली का यूज में किया जाता है। कौन सी डेसिमल संख्या प्रणाली, डेसिमल संख्या प्रणाली कौन सी है, जो अपन गणित सीखते हैं। जैसे आपने 125 लिखे हैं, तो कौन सी संख्या प्रणाली में 125, जो अपन गणित सीखते हैं वो कौन सी संख्या प्रणाली है, डेसिमल संख्या प्रणाली है। अगला सवाल। IPv4 एड्रेस कितने भागों में बटा होता है, बताओ कितने भागों में कितने ऑक्टेट होते हैं, बताओ इसके कितने ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं, और हर ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए अलग किसका यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। अगला सवाल, IPv4 को कितनी क्लास में विभाजित किया गया है, ये अच्छा सवाल है, बताओ देखिए IPv4 को कितनी क्लास में विभाजित किया गया, ये आपकी बुक में दे रखा है। कितने भागों में विभाजित किया गया, 5 भागों। IPv4 की 5 क्लास होती है, कौन कौन सी होती है, देखो IPv4 की 5 क्लास होती है। इसका नाम होगा क्लास ए रहेगी, फिर आपके पास क्लास बी रहेगी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि IPv4 की 5 क्लासेस के नाम क्या है, कितनी क्लासेस रहती है, 5, 1 2 3 4 और 5 क्लासेस। देखो इनका निर्धारण कैसे होता है, देखो टोटल मेरे पास कितनी है, 32 बिट। IPv4 में कितनी होती है, 32 बिट। 8 बिट के 4 भाग होते हैं, ठीक है। क्लास ए में क्या रहेगी, शुरू की जो 8 बिट रहेगी वो 1 रहेगी, और जो बाकी की 3 रहेंगे भाग वो एक साथ रहेंगे ना। ये दी जाती है नेटवर्क को, किसको दी जाती है, 8 बिट, और बाकी की बिट किसको दी जाती है, होस्ट को दी जाती है, को दी जाती है, होस्ट को दी जाती है। उसके बाद में देखो जो बी रहेगा, बी में 2 भाग मिलेंगे, इसको 2 भाग इसको मिल गए नेटवर्क को, और 2 भाग किसको मिल गए, होस्ट को मिल गए। फिर सी जो रहेगा उसमें 3 भाग मिलेंगे, 3 भाग किसको मिल गया, नेटवर्क को, और 1 भाग किसको मिल गया, होस्ट को। और डी और ई के अलग यूज हैं जो आपकी बुक में नहीं, आपको याद नहीं करना है। तो देखो आपको ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो क्लास ए में होस्ट बिट है वो कितनी रहेगी, होस्ट बिट कितनी है इसमें, 24, कितनी रहेगी 24, इसमें कितनी रहेगी 16, और इसमें कितनी रहेगी 8 रहेगी। सबसे पहले तो ये देखो कि नेटवर्क और होस्ट में फर्क क्या होता है, नेटवर्क और होस्ट में फर्क क्या है। देखो ये कोई भी एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में 3 कंप्यूटर हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कोई भी डेटा, मेरे को कोई भी डेटा भेजना है, 3 कंप्यूटर है ए बी और सी, मेरे को डेटा भेजना है सी वाले कंप्यूटर को, कौन से कंप्यूटर को भेजना है, सी वाले कंप्यूटर को। तो सबसे पहले मेरे को ये बहुत सारे नेटवर्क बने हैं दुनिया में, बहुत सारे नेटवर्क है ना, तो सबसे पहले मेरे को नेटवर्क का पता लगाना चाहिए कि मेरे को डेटा कौन से नेटवर्क में भेजना है। मान लो मेरे को पता लगा इस नेटवर्क पे भेजना है, सबसे पहले मैं क्या पता लगाऊंगा, नेटवर्क का पता लगाऊंगा, फिर नेटवर्क के अंदर किस आदमी को भेजना है, तो ये तो हो गया एक नेटवर्क, और ये इसका क्या हो गया, होस्ट, क्या हो गया, होस्ट। जैसे सी को डेटा भेजना, तो ये क्या हो गया, सी इसका होस्ट हो गया। तो नेटवर्क भी बहुत होते हैं, और हर नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट होते हैं। जैसे एक नेटवर्क हो गया तो एक नेटवर्क में मान लो कि 50,000 होस्ट है, दूसरे नेटवर्क में 30,000 होस्ट है, 30,000 होस्ट का मतलब है यूजर्स है। अगला सवाल। सबनेट मास्क का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ देखिए सबनेट मास्क का उपयोग किस लिए किया जाता है। सबनेट मास्क का उपयोग किया जाता है नेटवर्क और होस्ट भाग को पहचानने के लिए, नेटवर्क और होस्ट भाग को पहचानने के लिए सबनेट मास्क का यूज करते हैं। अगला, सबनेट मास्क की सहायता से क्या निर्धारित किया जाता है, सबनेट मास्क की सहायता से क्या निर्धारित करते हैं, बताओ सबनेट मास्क की सहायता से क्या निर्धारित करते हैं, नेटवर्क एड्रेस निर्धारित करते हैं। देखो जैसे आपको एक तो आईपी एड्रेस पता होता है, और उसके बाद में आपको सबनेट मास्क पता होता है, क्या होता है, सबनेट मास्क पता होता है, और इन दोनों की सहायता से अपन क्या पता करते हैं, नेटवर्क का क्या पता करते हैं, नेटवर्क का पता करते हैं कि आपको कौन से नेटवर्क में जाना है। अगला सवाल। गेटवे का मुख्य कार्य क्या है, बताओ देखिए गेटवे का मुख्य कार्य क्या है। गेटवे का मुख्य कार्य दो अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ना। देखो यदि दो नेटवर्क अलग अलग हैं लेकिन उनके प्रोटोकॉल सेम है, तो उसमें गेटवे की जरूरत नहीं है, आप गेटवे से जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते। मान लो उन दोनों के प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, गेटवे की जरूरत पड़ेगी। दोनों के सेम प्रोटोकॉल है तो आप ब्रिज का यूज कर सकते हो या फिर राउटर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गेटवे का काम क्या है, अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ना। अगला सवाल, पहला वाणिज्य आईएसपी
द वर्ल्ड कहाँ बनाया गया था? आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहला वाणिज्य है ना। आईएसपी वर्ड कहाँ बनाया गया था? यह है बुकलिन में। कहाँ बनाया गया था? बुकलिन। बुकलिन एक यूएसए अमेरिका है ना, अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे ये बनाया गया था। अगला सवाल। हाँ देखो, ये आईएसपी है ना, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इंटरनेट ले रहा है और ये अपन को इंटरनेट किससे मिल रहा है? आईएसपी से मिल रहा है। तो अपन को ये मेरा कंप्यूटर है तो इंटरनेट किससे मिल रहा है? यहाँ पे एक मॉडेम लगा है, आईएसपी से इंटरनेट यहाँ पे आएगा मॉडेम में, और फोन मॉडेम के बाद में मेरे कंप्यूटर में आएगा। अगला सवाल, IPv6 में आईपी एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? बताओ देखिए, IPv6 में आईपी एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? 128 बिट। कितनी होती है? 128 बिट। उसके बाद में सबसे पहले ये देखो, ये एक एड्रेस है, वो है IPv6 का। इसका है IPv6 का एक एड्रेस है। देखो उसमें टोटल कितनी बिट रहेगी? 128 बिट। कितने भाग बने हुए हैं इसमें? देखो कुल 8 भाग बने हुए हैं। कुल कितने भाग बने हुए हैं? मेरे पास 8 भाग बने हुए हैं। तो IPv6 में भाग कितने होंगे? 8 भाग होंगे। तो भाग का मतलब क्या हुआ? ऑक्टेट। भाग का मतलब क्या हुआ? ऑक्टेट। ऑक्टेट कितने होंगे? 8। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में देखो, एक भाग दूसरे भाग से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या देखो, सेमीकोलन दिख रहा है ना, कोमा नहीं है यहाँ पे। क्या है? सेपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? सेपरेटर बोलते हैं। तो सेपरेटर के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इस कोमा का यूज करते हैं। उसके बाद में देखो, 8 भाग है तो प्रत्येक भाग में कितना डेटा होगा? इस भाग में कितना बिट डेटा है? 16। इसमें भी कितना है? 16। इसमें भी कितना है? 16 16 16। उसके बाद में लास्ट चीज, इसमें कौन से संख्या प्रणाली का यूज किया जाता है? हेक्साडेसिमल का। इसका यूज किया जाता है हेक्सा। देखो देखो आप, मेरे पास एक एड्रेस है IPv4, मेरे पास एक दूसरा एड्रेस है IPv6। पहली चीज, IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होगा। ये कितने बिट का होगा? 128 बिट का। इसमें कुल भाग कितने होंगे? ऑक्टेट कितने होंगे? इसमें 4 ऑक्टेट होंगे। इसमें ऑक्टेट कितने होंगे? 8 ऑक्टेट होंगे। इसमें सेपरेटर के लिए अपन डॉट का यूज करते हैं, और इसमें ये कोलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कोलन का यूज करते हैं। अगली चीज, जो प्रत्येक भाग होगा वो कितने बिट का होगा? जैसे मैंने लिखा है, प्रत्येक भाग, प्रत्येक भाग कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। कितने का? 8 बिट का। इसमें प्रत्येक भाग कितने बिट का होगा? 16 बिट का होगा। इसमें कौन सी संख्या प्रणाली यूज ले रहे हैं अपन? दशमलव। कौन सी संख्या प्रणाली यूज में ले रहे हैं? दशमलव। इसमें कौन सी संख्या प्रणाली यूज में ले रहे हैं? हेक्साडेसिमल। कौन सी? हेक्साडेसिमल। जैसे दशमलव संख्या प्रणाली में कुल अंक कितने होंगे? 10 अंक होते हैं। जीरो से लेके कोई भी आप लिख दो संख्या, उसमें आपको जीरो से लेके 9 मिलेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 9। डेसिमल में कुल अंक कितने होते हैं? डेसिमल में कुल अंक होते हैं 16। कितने अंक होते हैं? 16। कौन कौन से? एक तो जीरो से लगा के 9, जीरो से लगा के 9। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा, D मिलेगा, E मिलेगा ना। कितने हो गए? और F मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक सवाल छोड़ दिया। हाँ, ये सवाल, IPv4 एड्रेस को कितने भागों या फिर ब्लॉकों में लिखा जाता है? कितने भागों में लिखा जाता है? 8 भागों में लिखा जाता है। और फिर लास्ट में मैंने एक दो क्वेश्चन ये ऐसे ही बनाए थे लाइनेक्स को लेके, कर्नल को। देखो लाइनेक्स में अपन कर्नल यूज में लेते हैं। एक होता है कर्नल मोड। कर्नल मोड किसे कहा जाता है? बताओ देखिए। कर्नल मोड उसे कहा जाता है जहां पे सभी हार्डवेयर संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन है इसका, जहां पे सभी हार्डवेयर संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रित होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास में आपकी 2 क्लासेस में 10th की पूरी क्लास कवर होगी है। MS वाले पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह इनको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में आपकी पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट होगी। कल और परसों में 9th और 11th आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और कोशिश करेंगे कि कल ही आपको 2 वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन समय की कमी की वजह से आपको 2 लेक्चर नहीं मिले, लेकिन एक लेक्चर तो 100% मिल ही जाएगा। उसके बाद में आपकी 12th रहेगी। 12th के मुश्किल से आपके 2 लेक्चर रहेंगे। उसके बाद में 6 से लगा के 8 या फिर 1 से लगा के 8, वो पूरी की पूरी या तो अपन एक लेक्चर में कवर कर लेंगे या फिर 2 लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद में एक चीज और मैं सोच रहा हूँ कि आपकी एक मैराथन क्लास में एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद रिवीजन के हिसाब से उसमें आपको कुछ कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में कुछ सवाल मिल सकते हैं। जैसे नए जो सुपर कंप्यूटर हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर जो आज की आपकी करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं कंप्यूटर से, उनके क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों को आपको लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाए। उससे क्या होगा कि मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, और उसी से पता चलता है कि मेरा वीडियो सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।